नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको सेहत से जुड़ी बातों से अवेयर कराना है और इसके लिए हम आपको नए नए विषय से जुड़ी जानकारियां देते हैं। हमारा आज का विषय है इरिटेबल बावेल सिंड्रोम और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर योगेश तिवारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम सेहत। चले इस विषय से जुड़े अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0771 42428281 424282 42428283। आपको कोड नंबर लगाना होगा पहले और लगातार ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश आगे होता रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर योगेश जी मौजूद हैं। डॉक्टर योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले ये जो बीमारी है IBS इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, सर ये होता क्या है? जैसे कि जो नाम है इरिटेबल बावेल सिंड्रोम जी, तो ये एक चिड़चिड़ापन है आंत का। जैसे कि हम हमारे अंदर से कोई चीज चिड़चिड़ापन, जब हम मानसिक रूप से भी जैसे एक चिड़चिड़ापन रहता है, तो जो तकलीफें हमको मानसिकता में भोगनी पड़ती है, वैसा ही शरीर का जो आंत का जो हिस्सा है उसका एक ये चिड़चिड़ापन है जिसको हम इरिटेबल बावेल सिंड्रोम बोलते हैं। पहली चीज तो ये कि जिनको IBS है वो मन से ये बातें निकाल दें अपने लिए कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है उनके लिए, या कोई परमानेंट डैमेज कर सकता है उनके आंत को। जनरली ये जो चीज है IBS जो है जी, वो बेसिकली अपन अगर डिवाइड करें साइंस में जनरली देखें तो 3 तरह का होता है। एक तो जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, दूसरा या तो डायरिया होती है, या तो दोनों चीजें देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली 3 तरह का होता है IBS जो है। अब जनरली IBS और IBD लोगों में थोड़ा सा एक क्या बोलें इसको, वर्ड्स की वजह से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता और लोग समझते हैं कि वो IBD भी है और वो IBS भी है। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है। IBD एक अलग चीज है, IBS एक अलग चीज है। जो इरिटेबल बावेल सिंड्रोम है वो जनरली ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉज नहीं करने वाला या परमानेंट कोई डैमेज नहीं करने वाला, जबकि जिसको हम IBD बोलते हैं, यानी कि इन्फ्लामेटरी बावेल डिजीज। इन्फ्लामेटरी मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो वो तकलीफ होगी, जैसे कि इसकी जो क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ये चीजें होती हैं, जबकि IBS में ऐसा कुछ नहीं होता जी। चले, एक दर्शक ने हमें फोन किया है सर, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। जयपुर से पंकज ने हमें फोन किया है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो जिस प्रॉब्लम के बारे में आप बता रहे हैं, ये होता क्यों सर? ये होता क्यों है? तो बेसिकली क्या है कि दैट आर द सिंड्रोम। हमने कहा क्या इरिटेबल बावेल सिंड्रोम है, इसका कोई एक कॉज नहीं है जनरली जिसकी वजह से होता है। तो बहुत ज्यादा जो बेसिकली कॉज है वो है स्ट्रेस, अवसाद, चिंता, एंजाइटी। तो मानसिक रूप से जब ये चीजें होती हैं, दूसरा चीजें हैं कि हमारी डाइट्स के जो प्लान है, हमारे फूड के जो प्लान है वो सही नहीं होना, गलत तरीके से फूड लेना, डाइट में क्या करना कि या तो आप बहुत देर तक भूखे रह जाते हैं, या ओवर ईटिंग करते हैं, या स्किप कर जाते हैं डाइट को। तीसरा कुछ हार्मोनल चेंजेस होती है बॉडी में, वो चीजें। चौथा सेंसिबिलिटी है हमारे अंदर की, जो हम फूड ले रहे हैं वो प्रॉपरली हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ फूड जो है वो हमको नुकसान भी पहुंचाती है, क्या वो हम चीजें ले रहे हैं। चौथा चीज होता है नशा, जो हम नशा करते रहते हैं, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सब चीजें भी IBS को प्रोड्यूस करती है जी। और भी बहुत सारी कारण है जिसमें लाइफस्टाइल भी है। आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो भी IBS के खतरे होते हैं, या इस तरीके का हिस्ट्री है प्रीवियसली, या किसी चीज से आपको सेंसिटिविटी है, जैसे कि कुछ लोगों को दूध से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी रहता है, लैक्टोजन सेंसिटिव रहते हैं। तो ये जो चीजें आती हैं तो ये मिलकर के ट्रिगर करती हैं, ये सिंड्रोम बनाती हैं। कोई एक कॉज नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इसी कॉज की वजह से हो रही है। हाँ,
चलिए, और जैसे कि आपने बताया कि अब ये बीमारी है, क्या इसे हम खतरनाक बीमारी कह सकते हैं? क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? इसका इलाज क्या कुछ है? हाँ, 101% बिल्कुल ठीक हो सकती है। ये बिल्कुल भी ऐसा खतरनाक बीमारी नहीं है, हालांकि ये लंबे समय तक चलती है, इसलिए इसको एक बना रह जाता है, एक फंक्शनल डिजीज है। कार्य प्रणाली का डिस्टर्ब होना ही इसका एक कॉज है, और कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से कोई तकलीफ हो जाए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है वो डॉक्टर के पास जाता है अपने आईबीएस को लेकर के, तो या डॉक्टर हो या वो व्यक्ति या पेशेंट हो, दोनों में इस चीजों का ये रहता है क्यूरियोसिटी कि हम उसको ट्रेस करें कि वो आईबीएस है कि नहीं है, आईबीएस के अलावा कुछ दूसरी तकलीफ तो नहीं हो रही हो। इन चीजों को हम खासकर ध्यान रखना कोशिश करते हैं, और इसी चीज को स्क्रीनिंग करते हैं जी। इसकी स्क्रीनिंग करने पे हम जब देखते हैं कि हाँ भाई बाकी चीजें नहीं है जो इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड हो सकती हैं, जिसको हम सोच सकते हैं कि आईबीएस है। अब डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या दोनों हो रही हो, एब्डोमेन ब्लॉटेड हो रहा हो, गैस बन रहा हो, कभी कभी चेस्ट पेन भी हो जाता है, इरिटेशंस भी आते हैं, एकदम पेट फुलनेस लगती है, पेशेंट जनरली एक कंप्लेंट करता है कि मैं जब भी मोशन के लिए जाता हूं तो प्रॉपरली मेरा मोशन नहीं होता, फ्री मोशन नहीं होती, ऐसा लगता है कुछ रह गया, या वो मल को हाथ के द्वारा भी निकालता है, या किसी दिन जा रहा है किसी दिन नहीं जा रहा है, वो दिन में ही 4-5 बार चले जाए। कई बार तो लोग इसको नॉर्मल भी समझ लेते हैं कि उनसे अगर पूछे जाए तो मोशन कैसा होता है, जी सब ठीक होता है, कितने बार जाते हैं, तो बोले 5-6 बार जाते हैं। तो आखिरकार 5-6 बार क्यों जाते हैं? 5-6 बार इसीलिए जाते हैं कि एक बार में क्लियर नहीं होता। ये जो क्लियर नहीं होने का कारण है, दे आर द आईबीएस। चलिए, यानी कि आपने लक्षण भी बता दिए कि अगर ये शुरुआती लक्षण दिखे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। और जैसा कि जो बीमारी है बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है और उसमें और भी कई तरह की समस्या होती है। चलिए, एक और दर्शक ने हमें फोन किया, रायपुर से मनीषा, जिन्होंने हमें फोन किया है। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। क्या कुछ जानना चाहती हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्ते आपको। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये होता है कि कब्ज की प्रॉब्लम होती है और ठीक से मोशन नहीं होता है, तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा? जी, कब्ज के साथ और कुछ तो नहीं होता आपको, जैसे ब्लीडिंग वगैरह होना? नहीं। हाँ, अगर ऐसा कुछ सिम्टम नहीं है कि जिसमें ब्लीडिंग हो रहा हो या वेट लॉस हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये आईबीएस का ही सिम्टम है आपको। तो जनरली आप उन चीजों को ध्यान रखें, एक बिल्कुल चार्ट बना लें कि आपको क्या क्या खाने से तकलीफें होती हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जनरली अपने डाइट्स में फाइबर को इंक्लूड करें जिससे कि आपको कब्ज ना बने। दूसरा, प्रॉपर समय पे आप ईटिंग करें, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मील लें, समय पे सोइए, इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इसके बावजूद भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप कंसल्ट करें कि आखिरकार और कोई दिक्कत तो नहीं है या किसी मेडिकेशन की आपको जरूरत तो नहीं है, तो वो फिर डॉक्टर से डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। चले, आप होम्योपैथी फिजिशियन हैं, तो अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें सर, तो क्या कुछ इसके इलाज हो सकते हैं? क्या होम्योपैथी के माध्यम से भी इसका इलाज संभव है? 101% संभव है। बहुत अच्छी होम्योपैथिक में मेडिसिन है जी। तो जिस तरीके से टाइप हमारे पास आता है कि आईबीएस का कि कॉन्स्टिपेशन है, तो हम उस तरीके से मेडिसिन चलेगा जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। बहुत ज्यादा अगर डायरिया हो रही हो पर्सन को तो उसको हम एंटी डायरियल मेडिसिन देते हैं, और दोनों मिक्स टाइप के भी हो रहे हो, अगर कि अल्टरनेट डायरिया हो रहा हो, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जो बिल्कुल ली जा सकती है। एंजाइटी से रिलेटेड जो अपने का आईबीएस होता है, उनकी भी संबंधित इलाज है हमारे पास। इतनी अच्छी मेडिसिन है और बहुत क्विक, तुरंत रिस्पॉन्स करने वाली मेडिसिन है और बहुत अच्छी सेफ ट्रीटमेंट है जिससे कोई तकलीफ नहीं होता आगे जा करके। तो होम्योपैथिक में 100% आपको जाना चाहिए, लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो परमानेंट क्योर इस तरफ है होम्योपैथी में। जी। चलिए, तो एक चीज और है, जैसा कि आपने बताया कि इसका कनेक्शन पेट और बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, तो उस वक्त सर डाइट की भी काफी इसमें भूमिका होती होगी कि आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। तो जब ये बीमारी है किसी मरीज को, तो उस वक्त उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? जी, डाइट की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। पहले तो मैंने पहले भी कहा जैसे कि आप एक लिस्ट तैयार कर लें कि आपकी सूटेबल डाइट्स क्या हैं। जनरली हम हर जगह हर चीजें खाने के प्रयास में रहते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हम किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, कैसा रहन सहन है, जिस जगह पे हम रहते हैं वहां क्या उपज ज्यादा होती है, क्या किस चीज के लिए ससेप्टिबिलिटी हमारे अंदर है, तो उन चीजों को हम पहले ध्यान रखें। दूसरा चीज, हर एक पर्सन का डाइट
का जो पाचन है वो एक अलग तरह का होता है, इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप क्या पचा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में जो सब लोग खा रहे हैं वो आप भी पचा सकते हैं, तो उन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान रख लें कि ये मेरे लिए पच सकता है, ये मेरे लिए नहीं पच सकता, ये अलग चीज हो गई। इससे आप बिल्कुल बच सकते हैं कि क्या चीजें खाना है, क्या चीजें नहीं खाना है। क्योंकि हो सकता है मैं अगर आपको बोलूं कि आप दही खाइए जिसमें कि प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा है, बढ़िया बैक्टीरिया है, आपको पाचन, कई लोगों को दही नहीं पचता, कई आईबीएस में ऐसा है कि दही नहीं पचता, तो इन चीजों को आप खुद एक लिस्ट बना लें कि आपको क्या करना है। पर बेसिकली हम ध्यान दें तो हमको फाइबर्स जरूर लेना है, फाइबर का डाइट्स लेना है, वेजिटेबल्स जरूर लेना है हमको, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान रखें, बहुत ज्यादा फैटी डाइट्स, स्पाइसी डाइट्स की तरफ ना जाएं, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ना लें जो केमिकल प्रिपरेटिव चीजें हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा मिला हुआ है। जैसे कि बच्चों में देखने को मिलता है कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा वो चिप्स है, कुरकुरे हैं और क्या क्या डिब्बाबंद चीजें खाते रहते हैं। और जनरली ये जो प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का लोगों को 50s के बाद आता था या बार बार डायरिया के, आजकल बच्चों को होने लग गया आईबीएस, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, तो उसका बेसिकली कारण भी ये सब चीजें हैं। तो बेटर है कि हम इन सब चीजों से बचें, डाइट्स को इस तरीके से प्लान करें। अपने को ड्राई फ्रूट्स भी लेना है तो उसमें ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा हाईली डाइट्स मत हो, जैसे कि पिस्ता वगैरह खा रहे हैं, काजू वगैरह खा रहे हैं, तो ये चीजों को भी ध्यान रखना है आपको। तो फ्रूट ज्यादा लें, अंकुरित चीजें लें, दही लिया जा सकता है। इंटॉलरेंस को आप ध्यान रखें, डेयरी प्रोडक्ट जनरली मना रहता है, व्हीट और बार्ली जनरली मना रहता है, ये आईबीएस क्रिएट करते हैं, ये गैस बनाते हैं, तो इन सब चीजों को आपको बच के रहना है। और इस तरीके से आपके लिए जो सुटेबिलिटी हो सकती है, हाई फाइबर डाइट आपको लेना है। चलिए, और ये डाइट आपके आगे के लिए भी बेहतर है, इस बीमारी से बचने के लिए तो आप डाइट ले सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आप हेल्दी रहने के लिए ये डाइट लें तो बेहतर होगा। एक और सवाल सर कि एक तरह से देखा जाए तो जब ये बीमारी होती है तो ये भी है कि क्या महिलाओं में ज्यादा इसके सिम्टम नजर आते हैं? चलो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक जिन्होंने हमें फोन किया, राहुल इनका नाम है। राहुल जी, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। क्या कुछ जानना चाहते हैं सर आप? मैम नमस्ते जी सर। नमस्ते। नमस्कार। मतलब मैं नॉर्मल खाना, मतलब जैसे रोटी चावल वगैरह खाता हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन मैं मीट मुर्गा वगैरह खाता हूँ ना तो थोड़ा दिक्कत लगता है सर मुझे फ्रेश व्रेश होने में। तो क्या मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ है क्या? जी जी, मैंने वही कहा था कि आप चार्ट रखें, हो सकता है वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो जो डाइट आपके लिए सुटेबल नहीं है उसको ना करें, दूसरा चीजें खा सकते हैं। आप अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को दूसरी चीजों से भी कवर कर सकते हैं। तो ये चीजें जरूरी नहीं है कि आप इससे ठीक नहीं हो सकते हैं। आप एक बार अगर इससे ठीक हो जाते हैं तो डेफिनेटली दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हैं वो डाइट जो आप पहले नहीं खाते थे। पर इन चीजों को ध्यान दें, जैसे रेड मीट वगैरह है, या मीट भी जनरली आईबीएस को ट्रिगर ही करता है, तो उन सब चीजों से बचकर रहें। चलिए, मैंने आपसे पूछा था कि महिलाओं में शायद इसके लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं, महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा होती है, और ऐसा हम क्या करें कि इस तरह की बीमारी ना हो, कैसे बचा जाए इससे? जी, ये तो बिल्कुल 101% है कि मेल के बजाय महिलाओं फीमेल में जनरली आईबीएस के सिम्टम देखने को ज्यादा मिलते हैं। उसका बेसिक रीजन तो ये रहता है कि वो स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं, दूसरा घर के लिए तो खाना बनाती हैं और खुद भी खाना स्किप कर जाती हैं, समय पे खाना नहीं खाती हैं, उन सब चीजों का उनका एक प्रॉपर डाइट प्लान नहीं रहता। वो तो ऐसा रहता है कि जब हाँ सब खा लिए तो हम भी खा लेते हैं, इस तरीके से बात होती है ना। प्रॉपरली एक एक्सरसाइज मैनर आता है, वो सवेरे से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी हैं, वो भी एक कारण है। दूसरा हार्मोनल भी एक कारण है, जिसकी वजह से आईबीएस के सिम्टम्स जो हैं वो और ट्रिगर करने लग जाते हैं। तो जरूरी है कि वो इन चीजों को ध्यान रखें, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ जो ट्रिगर करती है महिलाओं में, तो फिर वो आईबीएस से बच सकती हैं। जी, चलिए, तो अगर हम बात करें किसी तरह के प्रिकॉशंस की, अगर मान लीजिए किसी को बीमारी है तो कौन कौन सी सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? हाँ, एक तो पहली सावधानी ये रखें कि वो नींद भरपूर लें। हाँ, बिल्कुल 7 से 8 घंटे का प्रॉपरली नींद लें, योग करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से मोटिलिटी आपकी बराबर हो जाएगी। डाइट प्रॉपर लें, बैलेंस डाइट लें, ना किसी चीज को ज्यादा लेना है ना किसी चीज को कम लेना है। हर चीजें, हर मात्रा जो है वो तय होनी चाहिए। किसी भी चीज को आप ज्यादा ना खाएं। जैसे किसी को बार्ली से भी होती है, व्हीट से भी होता है, तो ऐसा नहीं कि वही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जा रहा है, पर एकदम कम भी नहीं, पर थोड़ी मात्रा होनी चाहिए। तो ये बैलेंस डाइट रखें। दूसरा चीज, सबसे बड़ी जो बात है वो स्ट्रेस लेवल। आप अपने स्ट्रेस को बहुत कम रखें, जरा भी स्ट्रेस लेने की कोशिश ना करें, एंजाइटी ना लें। उसके लिए जरूरी है कि योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, और पानी की मात्रा ज्यादा रखें।
जो पानी है वो बहुत ज्यादा पिए और समय पर मील लें। ऐसा ना हो कि स्किप कर दें आप काम के चक्कर में, आपने बोला कि मैं इस समय नहीं खा पाया, उस समय खाया, ऐसा ये चीजें सब बिगड़ सकती है, आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट बिगड़ सकती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। यानी कि कुल मिलाकर एक प्रॉपर रूटीन बनाकर चलना होगा, जो भी डाइट का वक्त आपने तय किया उसके हिसाब से आपको खाना खाना होगा। लेकिन सर अब देखिए आजकल लोगों की जिंदगी काफी दौड़ भाग वाली हो गई है, कई बार कई लोग मैनेज नहीं कर पाते इन चीजों को, तो उनके लिए अगर, क्योंकि आजकल हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है, तो अगर इस बीमारी से बचना भी है आपको और अगर आप इस बीमारी की चपेट में है लेकिन आपको काम भी करना है, वो भी जरूरी है, तो वो कैसे मैनेज करे कोई? वो भी बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप मैनेज कर सकते हैं कि लिटिल बिट जो थोड़ा जो टाइम मिलता है आपको। एक्चुअल में क्या होता है कि हम काम तो करते हैं और काम करना भी चाहिए जी। पर हमारी जो बॉडी है जिस जगह पे हम बैठे रहते हैं वो स्टिफ हो जाता है, वो बैठे बैठे ही हम दिमाग चलाते रहते हैं। तो बेटर ये रहता है कि हम थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा शॉर्ट योगा कर सकते हैं, थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉपरली हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। और अगर हमको बीच में अगर ब्रेक लेना रहता है या कोई स्नैक्स लेना है हमको, तो इन चीजों का ध्यान रखें कि हम ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे जो बहुत ज्यादा फैटी है, जो हमको हार्म कर सकता है, ऑयली है बहुत ज्यादा, तो है ना, तो पॉलीसेक्राइड्स वगैरह तो नहीं है, ये सब चीजों का ध्यान रखें। तो बीच बीच में चाहें तो अगर फ्रूट्स खाएं या सलाद वगैरह ले सकते हैं, तो इस टाइप की चीजें खाएं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपका काम भी बहुत अच्छे से चलता रहे। हाँ। हर कोई ये भी जानना चाहता है कि कोई बीमारी उन्हें हो गई है तो फिर उसका इलाज काफी महंगा तो नहीं है, लोगों में डर भी हमेशा ये होता है, तो अगर इस बीमारी के बारे में आपसे मैं पूछूं तो क्या इसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग अफोर्ड कर सकते हैं? 101%, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। IBS कभी भी आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं देने वाला कि जीवन में ऐसा कोई तकलीफ आ गया जिसमें ऑपरेशन करना पड़ जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, ये कभी तकलीफ नहीं देने वाला। और होम्योपैथी तो इतना चीप एंड बेस्ट थेरेपी है जिसमें तो किसी को नहीं सोचने की जरूरत है, गरीब से गरीब आदमी भी आराम से मेडिसिन ले सकता है और बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। बहुत सारी इतनी अच्छी दवा है और बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है दवाइयों में, तो आराम से आप टेकिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है और बहुत अच्छा क्योर होता है और बहुत जल्दी क्योर होता है। चलिए, और जैसे कि आपने बताया कि इसका इलाज तो चलिए इजी है काफी, तो उसके प्रोसेस क्या कुछ होते हैं सर? उसके स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप लोग टेस्ट करते हैं, चेकअप करते हैं, फिर दवाइयाँ मेडिसिन रिकमेंड करते हैं? जी, सबसे पहले तो हम स्क्रीनिंग करना चाहते हैं कि IBS ये है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं IBS के साथ साथ कोई और बीमारी ट्रिगर कर रहा हो। जैसे कि क्या होता है कि कई बार पेशेंट जो कहता है कि भाई लूज मोशन हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है, वेट लॉस हो गई है, एनीमिया हो गया है, तो देख यहाँ पे आपको रिस्क है, बहुत बड़ा फैक्टर कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है इस तरीके का कि अंदर में किसी तरीके का अल्सरेटिव वगैरह या कोलोनिक कैंसर वगैरह तो नहीं हो गया है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो हमारा बेसिक पर्पस यही रहता है IBS को ट्रीटमेंट करने के पहले कि हम डायग्नोज कर लें, हम प्रॉपरली देख लें कि कोई और तकलीफ तो नहीं है। ऐसा ना हो कि कुछ और चीजें चल रही हो जिसको हम छोड़ दिए हो IBS को सोच करके। तो अगर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं हमको कि ब्लीडिंग हो रही हो, वेट लॉस हो रहा हो, वोमिटिंग हो रही हो, वोमिटिंग का सेंसेशन हो रहा हो, है ना, पेट में क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हो रही हो, क्रैम्प तो IBS में भी होता है पर वेट लॉस की हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी IBS में, ना ब्लीडिंग होगा आपको IBS में। इसलिए IBS होने पे घबराने की जरूरत नहीं है, वो किसी तरीके का आगे बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देने वाला सिम्टम नहीं, पर हमारा बेसिक मोटो ये रहता है कि हम उसको ट्रेस कर लें कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। और बाकी चीजें जब हमको स्क्रीनिंग हो जाती है कि हम स्टूल का टेस्ट करा लिए, प्रॉपरली ब्लड काउंट करा लिए, उसके बाद USG करा लिए, या फिर कोलोनोस्कोपी अगर जरूरत होता है तो वो करा लिए, एंडोस्कोपी जरूरत है तो वो करा लिए, CT स्कैन करा लिए, तो बहुत सारी स्क्रीनिंग है आजकल, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम कंफर्म कर लेते हैं। देन द सेफ साइड, और हमें लगता है कि हाँ भाई IBS है, तो देन देयर इज अ कॉज कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है, क्या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, कि डाइट प्लान की वजह से हो रहा है, या उनके रूटीन्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो भी वजह होगा उन वजहों को फिर हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो उसके रिलेटेड मेडिसिन चलेगा और बहुत जल्दी रिजल्ट आता है और बहुत ही आसानी से ठीक होते हैं पेशेंट। हाँ। चलिए, अब अक्सर क्या होता है कि घर में किसी को परेशानी होती है तो पहले मतलब घर पे ही इलाज कर लिया जाता था, तो घर पर अगर पेट की कोई समस्या है तो कोई अजवाइन खा लेता है, कोई सौंफ खा लेता है, डॉक्टर्स के पास वो जनरली पहले नहीं जाते हैं।
लेकिन अगर इस बीमारी के बारे में पहले से ध्यान नहीं दिया गया और इस तरह से अगर हम घर पर इलाज करते रहे तो क्या इसके और भी कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, रेगुलरली आपको होना है, ये तो आपको रोज तकलीफ दे सकता है। एक तो आपके काम में अफेक्ट करने लग जाएगा, आपके लाइफ स्टाइल में अफेक्ट करने लग जाएगा, आप चिड़चिड़ापन ऐसे ही करने लग जाएंगे, काम आप में आपका मन नहीं लगेगा, एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे आप उस तरीके से। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको लाइफ पे भी डिस्टर्ब करने लग जाएंगे और धीरे धीरे क्रॉनिसिटी आएंगी, तो दूसरे ऑर्गन्स भी इसमें अफेक्ट होंगे। एक चीजों से दूसरी चीजें अफेक्ट होने लगती है। जैसे कि प्रॉपरली अगर आपको आंख से दिखता नहीं है तो आप दौड़ नहीं पाते हैं, आप चल नहीं पाते हैं, तो आपकी धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जॉइंट्स भी खराब होने लग जाएंगे, आप आराम करने लग जाएंगे तो एब्डोमेन भी खराब होने लग जाएंगे। यानी कि कुल मिला तो एक दूसरे का जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि इसको ट्रीटमेंट कराया जाए। बहुत आसान ट्रीटमेंट है। बिल्कुल, और इस तरह के लक्षण दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट पहले जरूर कर लें। एक दर्शक ने हमें फोन किया है सर, बड़वानी से फोन किया, अशोक इनका नाम है। अशोक जी स्वागत है आपका सर, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? सर मैडम, मेरी पत्नी को आंखों में इंफेक्शन है और सिटी स्कैन भी करा लिया, एंडोस्कोपी में इंफेक्शन निकला है। इन्फेक्शन ये कहना चाह रहे हैं और जी। कोई फायदा नहीं हो रहा, पेट दर्द बहुत होता है उनको। जी सर, ये आपने इन्फेक्शन बोला है? हाँ जी, ये आईबीडी की तरफ बात कर रहे हैं आप, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। हाँ इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, इरिटेबल की बात नहीं हो रही है। पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इसमें अगर जिस तरीके का इन्फेक्शन है या सिटी स्कैन आपने कराया है तो हो सकता है कि हमको आगे जाके कोलोनोस्कोपी से देखना पड़े कि किस तरह का इन्फेक्शन है, किस जगह पे इन्फेक्शन है। बेटर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपरली रिपोर्ट दिखाएं, और डेफिनेटली अगर होम्योपैथी को दिखाते हैं तो बहुत अच्छा आराम मिल सकता है आपको। जरा भी आप ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल इन्फेक्शन हो रहा हो तो आप ध्यान रखें डाइट्स को उनका, दूसरा वो आराम करती हैं प्रॉपरली कि नहीं करती हैं, या कुछ और चीजें उनके साथ जुड़ी हुई तो नहीं है कि और कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे डायबिटिक वगैरह है या थायराइड संबंधित कोई बीमारियां हैं, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ सकता है। तो इन्फेक्शन एक अलग बात हो गई, और इरिटेबल बाउल जो सिंड्रोम है वो थोड़ा सा डिफरेंट टर्म हो गया। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल, और एक बार रिपोर्ट्स जरूर दिखाएं डॉक्टर्स को, तो शायद वो ज्यादा बेहतर और भी सलाह दी जाएंगे। आपने भी तरीका बताया ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए और तमाम बातें इस बीमारी से जुड़ी हुई बताने के लिए। तो बीमारी लाइलाज नहीं है, बहुत सारे इसके इलाज हैं, आप जा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। चलिए, सेहत में आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।